हेलो पृथ्वीवासियों, विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक के प्रकरण 1 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हम इस यात्रा पर निकलें उससे पहले एक नज़र डाल लें कि आने वाले दिनों में विज्ञान के कौन कौन से प्रकरण का अध्ययन करेंगे। ये है हमारी विषय सूची, जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। तो जिन प्रकरण की हम बात कर रहे थे उनमें पहला है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, मानव निर्मित वस्तुएं, परमाणु की संरचना, खनिज एवं धातु, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था, दिव्यांगता, फसल उत्पादन, बल तथा दाव, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, विद्युत धारा, चुंबकत्व, कार्बन एवं इसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत एंड कंप्यूटर। देखिए, ये जो रेडिश कलर से ये वाले जो चैप्टर्स हैं, ये आपके चैप्टर हैं केमिस्ट्री से, जिन्हें हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। ये वाले जो चैप्टर हैं आपके सारे जो ग्रीन शेड में हैं, ये हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और ये जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं, ये हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो विज्ञान नवीनतम प्रगति सीखने जानने से पहले, जैसे नवीनतम प्रगति सीखने से पहले हम ये तो जान लें कि विज्ञान किसे कहते हैं और तकनीकी किसे कहते हैं। मैं ये जो इंडेक्स है, ये आपकी बुक में कुछ इस तरह से दी गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो विज्ञान और तकनीकी, इन दो चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या नवीन नए कार्य हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज ए साइंस। देखिए, विज्ञान का मतलब है, अगर आप दुनिया का जो आपके पास जो भी आपको दिख रही है दुनिया, अगर आप उसका अवलोकन करना शुरू कर दें, ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड, यानी आपके पास जो भी हो रहा है उसे आप थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करें, उसे देखना और सुनना, ये दोनों ही काम थोड़ा सा ध्यान देके, और फिर जो आप अवलोकन कर रहे हैं यानी देख और सुन रहे हैं, उसे क्या करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि कहीं आप, जैसे कि आपको कोई घटना आप देख रहे हो अपने आसपास, उसे क्या करो, आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते रहो कि ऐसे ही क्यों हो रही है। जो जिन्हें हम अपनी विज्ञान की पुस्तकों में जिन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं या जहाँ भी आप देखते हो उनके बारे में, इन लोगों का बेसिक काम क्या होता है, वैज्ञानिक का बेसिक काम क्या होता है, वो अपने आसपास की हो रही चीज़ों को अवलोकन करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और इन दोनों चीज़ों से जो उन्हें उनके अंदर एक जो समझ पैदा होती है, जो चीज़ें उन्हें समझ में आती हैं, उन्हें एक जगह क्या करते रहते हैं, दर्ज भी करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं वो क्या करें, वो इसे पढ़ते हैं और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। उनमें अगर जो पुराने उन्होंने जो खोज की है उसमें अगर उन्हें कोई कमियां मिलती हैं तो उन कमियों को बताते हैं। लेकिन ये बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, लिखित रूप से करिए, आप भी ये काम कर सकते हैं। तो विज्ञान और अवलोकन, सॉरी, विज्ञान अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से, अवलोकन की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, और दूसरा क्या है, प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन और अन्वेषण करने का एक तरीका है। अन्वेषण मीन्स क्या होता है, अन्वेषण मीन्स, अन्वेषण को इंग्लिश में तो वैसे एक्सप्लोर करना कहते हैं। जैसे एक्सप्लोर करने का मतलब, जैसे आप कहीं पे घूमने गए तो आप ये सिंपल शब्द यूज़ करते हो कि हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, यानी एक इसे सिंपल सा समझ लीजिए। अगर अन्वेषण की जगह अगर आप कोई शब्द यूज़ कर सकते हैं तो जानने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन ये एक अलग शब्द है, जानने से थोड़ा अलग शब्द है, लेकिन अभी बस आप इतना इसे समझ के रखिए इसे। तो विज्ञान क्या है, अवलोकन तथा प्रयोग के माध्यम से, इन दो चीज़ों के माध्यम से क्या करना, प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करना और क्या करना, अन्वेषण करने का तरीका है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अवलोकन करने की बात कर रहे थे। इंग्लिश में इस डेफिनेशन क्या कहते हैं, साइंस इज ए वे ऑफ स्टडीइंग, ठीक है, क्या, अध्ययन, एंड अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, एंड एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग। विज्ञान एक रहस्य की तरह है जो किसी को भी जासूस बनने और मनोरंजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। तो अगर आपका दिमाग भी एक जासूसों की तरह चलता है तो आप भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। बस अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा गौर से देखना शुरू करिए
और विज्ञान आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब विज्ञान की बात हो गई है तो अब जब विज्ञान की बात हो चुकी है तो हम किसकी बात करेंगे, हम तकनीकी की बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है, इसमें क्या है, विज्ञान की बात हो रही है और तकनीक की बात हो रही है। तो तकनीकी क्या है, देखिए इस परिभाषा को ही पढ़ लेते हैं ना। वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके ऐसे उपयोगी उपकरण, मशीनें बनाना जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज टू क्रिएट यूजफुल टूल्स, मशीन्स टू मेक अवर लाइफ बेटर। तो अभी आपने जो विज्ञान में जो कुछ सीखा है, समझा है, उस ज्ञान का आप करोगे क्या? लिख के बस रख लोगे, अगली पीढ़ी को दे दोगे? नहीं, उस ज्ञान से अपने जीवन को बेहतर बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो भी हमें कोई नॉलेज मिलती है कहीं से भी, तो जो विज्ञान से जो हमें समझ पैदा होती है, उससे क्या बनाए जाते हैं, उससे उपकरण बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं। और इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं तकनीकी। तो जब हम विज्ञान का उपयोग उपकरण और मशीन बनाने में करने लगते हैं तो उस चीज़ को तकनीकी कहा जाता है, इंग्लिश में टेक्नोलॉजी। और इसी तकनीकी की वजह से आपको क्या मिलने, आप क्या यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप कार में बैठ के सफ़र कर रहे हो। तो तकनीकी स्मार्टफोन, कंप्यूटर और कारों जैसी रोज़मर्रा की वस्तुओं के साथ साथ चिकित्सा उपकरणों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और अंतरिक्ष अन्वेषण उपकरणों जैसी जटिल प्रणालियों में भी पाई जा सकती है। ये आपका स्मार्टफोन हो गया, ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपकी कार हो गई, और ये अंतरिक्षयान हो गया। अभी हाल ही में इंडिया ने चंद्रयान भेजा है, तो वो कौन से नंबर का चंद्रयान है, कमेंट करके बताइए। यह अध्याय आपके पाठ्यक्रम में क्यों है, तो आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको जो भी तकनीकी में इस समय जो खोजें चल रही हैं, जो हो रहा है, उसके बारे में आपको कुछ बेसिक सी जानकारी हो जाएगी। तो आपको विज्ञान में और इंटरेस्ट आएगा और मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी रुचि बढ़ाने के लिए। और दूसरा क्या है कि जब आपको इन सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अगर पता चल जाएगा तो आप नए विकास के बारे में वर्तमान समाचार को समझने में सक्षम होंगे, कि अभी जो टेलीविज़न पे विज्ञान से संबंधित जो न्यूज़ आती है, या आप यूट्यूब पे जो भी न्यूज़ देखते हो, तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको समझ में भी आने लगेगा कि किस बारे में बात हो रही है। अभी जैसे चंद्रयान की जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात की है, तो अब आप इस चैप्टर में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। तो वहाँ से आपको और इंटरेस्ट आएगा, जब भी आपको करंट में भी न्यूज़ आएगी यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको मिलेगी, तो आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। तो आपकी बुक में ये चैप्टर किस तरह शुरू होता है, ये है आपका चैप्टर, विज्ञान एवं तकनीकी। इसे थोड़े पहले पैरा को पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। किसी भी नई तकनीकी के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक शब्द आपने ये देखा होगा कि प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी और तकनीकी ये दोनों एक ही बात है। कहीं पे आपको अगर प्रौद्योगिकी लिखा हुआ मिले या तकनीकी लिखा हुआ मिले, इंग्लिश में से टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी जिन क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, मैंने एक अलग से आपके लिए लिस्ट बनाई है, वो ये है। वो विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपका पहला हो गया संचार का क्षेत्र, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र, उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, विनिर्माण, उद्योग, ऊर्जा, व्यापार, ई गवर्नेंस। देखिए ये जो
4 चैप्टर हैं आपके, सॉरी ये जो 4 टॉपिक हैं आपके, संचार और शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, व्यापार वाणिज्य एवं ई गवर्नेंस। संचार के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है उसी का असर इस पे और इन पे बहुत ही सीधे सीधे पड़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको इन चारों के बारे में, ये दो ये और ये दो ये, इन चारों के बारे में पढ़ाऊंगा, और बचे हुए जो भी आपके जो टॉपिक हैं उन्हें आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, संचार कम्युनिकेशन क्षेत्र के बारे में। देखिए संचार क्या है, कम्युनिकेशन। संचार वह तरीका है जिससे हम दूसरों के साथ जानकारी, विचार साझा करते हैं। समय के साथ संचार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, जिससे हमारे लिए दुनिया भर के लोगों से जुड़ना आसान और तेज हो गया। अब देखिए संचार का बेसिक सा मतलब आपने समझिए। देखिए ये हम हैं और ये हमारे हो गए पड़ोसी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें आपस में कोई जानकारी साझा करनी है तो क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। हम जो हैं अपने पड़ोसी से कुछ बोलेंगे और पड़ोसी हमसे कुछ बोलेगा, और हम आपस में जो बातचीत करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं क्या, संचार, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए कि आप चले गए किसी शहर में और आपके पड़ोसी चले गए किसी दूसरे शहर में, तो वो आपके पड़ोसी जो हैं वो आपके दोस्त भी हैं। तो अब वो पड़ोसी तो रहे नहीं क्योंकि अलग अलग, तो अब वो क्या है, आपके दोस्त ही रहे। अब आप दोस्ती कैसे निभाओगे, आप कैसे बात करोगे उनसे, क्योंकि वो आपके पड़ोस में तो रहते नहीं हैं, आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, ठीक है। आप रह रहे हैं कानपुर, आपके दोस्त रह रहे हैं दिल्ली, कैसे बात करोगे। तब हम इधर से भेजते हैं क्या, पत्र, और उधर से जो हमारे मित्र हैं, जो दोस्त हैं, वो क्या भेजेंगे, वो भी भेजेंगे पत्र। और ये पत्र कौन लेके जाएगा, किसके माध्यम से जाएंगे, ये जो सुविधा होगी वो भारत सरकार हमें देती है, किसकी, डाक की सुविधा देती है, मेल करने की सुविधा देती है हमें। तो इस तरह से जो हमारे जो मम्मी पापा थे या जो हमारे अंकल थे, जो वो लोग अपने समय में इसी तरह से पत्रों के माध्यम से अपने मित्रों से, अपने दूर के रिश्तेदारों से बात किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब टेलीफोन का आविष्कार हो गया, खोज हो गई, और वो सुविधा जो है आम लोगों के लिए जब उपलब्ध हुई, तो अगर हम यहाँ पर हैं और ये हमारे दोस्त हो गए, तो फिर कैसे क्या करते थे कि ये जो दोनों के बीच क्या आ गई, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन की सुविधा। अब आप इधर से क्या करिए, बोलिए, अब वो उधर से बोलेगा, आपस में आप बात करोगे, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ कि टेलीफोन के साथ एक और खोज हुई, जो क्या थी, कंप्यूटर की। और कंप्यूटर के साथ साथ फिर जो खोज आगे बढ़ी, वो एक सुविधा हमें मिलने लगी, वो क्या थी कि हम हैं और हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। और हमारा जो दोस्त है उसके पास भी अपना कंप्यूटर है। अब क्या है कि ये दोनों कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गए, इंटरनेट की सुविधा मिलने लगी। तो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गए तो ये हम यहाँ से क्या भेज सकते हैं, हम इसे ईमेल भेज सकते हैं, और ये हमें ईमेल का रिप्लाई भी कर सकता है। तो देखो जिस तरह से हम क्या कर रहे थे, पत्र भेज रहे थे लिख के डाक के माध्यम से, इसमें क्या होता था कि पेपर पे लिखा, अभी भी भेजे जाते हैं पत्र, लेकिन एक सुविधा और आ गई है कि आप ईमेल भेज सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। कंप्यूटर में जाइए, अपने पत्र को टाइप करिए, और अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो बस सेंड कर दीजिए और वो मेल यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब ये इंटरनेट की सुविधा आपको ईमेल के साथ व्हाट्सएप पे भी मिल जाती है। आप क्या करते हो, आप अपना स्मार्टफोन है उस पर आपने क्या कर रखा, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है।
और व्हाट्सएप से मैसेज इंटरनेट के यूज करते हुए जाता है आपके दोस्त के पास जो व्हाट्सएप है उस पर, और उसे क्या करता है आपका दोस्त पढ़ता है, और फिर अपने व्हाट्सएप ऐप पे ही रिप्लाई टाइप करता है, वो रिप्लाई इंटरनेट के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, आप फिर उसे पढ़ते हो। ठीक है, तो ये आपने जो भी संचार माध्यम है। अच्छा, इसमें हम आपको बता दें कि इसे हम संचार कहते हैं जो हम आसपास करते हैं, और जब कहीं दूर हम करें तो इसे एक और शब्द यूज करा जाता है जिसे कहते हैं दूर संचार। ठीक है, और इसे फिर क्या कहेंगे, इसे टेली कम्युनिकेशन। तो आपके जो टेली कम्युनिकेशन की आपने कंपनी, दूर संचार की जो कंपनी है उनके नाम सुन रखे होंगे, जो गवर्नमेंट की है, BSNL, फिर आपका एयरटेल, फिर अभी आपके जो नए प्लेयर हैं उनमें जियो है, वोडाफोन, ये सब आप सुन रखे होंगे। यही कंपनियां आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं और टेलीफोन की भी सुविधा प्रदान करती हैं। तो संचार के देखिए कहाँ शुरू हुए, लेटर से, फिर टेलीफोन, इंटरनेट, अभी ये इंटरनेट मोबाइल फ़ोन पे भी आ गया आपका। तो कम्युनिकेशन संचार किस तरह से होता है इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है बेसिक सी। अब हम देख लेते हैं कि आपकी पुस्तक में इस क्षेत्र में जो अभी जो प्रगति हुई है उसके बारे में जो तो क्या दिया गया है। देखिए, संचार के क्षेत्र में संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, जैसे हमने ईमेल अभी आपको बताया था, और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आया है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की वजह से जो संचार है वो काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ है। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। यानी कि जो डाक सेवा जो हम पहले से यूज कर रहे हैं वो तो यूज हो ही रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ई पोस्ट नामक एक नई सेवा भी शुरू कर दी। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गए। 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन और 5G फिफ्थ जनरेशन के रूप में उपलब्ध है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी एवं बाईमैक्स तकनीकी भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जो बात हो रही है 3G, 4G, 5G, ये क्या है। देखिए, क्या होता है कि जो जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी से। तो शुरू में जो आप फ़ोन छोटे वाले जिन्हें डम फ़ोन कहते हैं वो यूज़ कर रहे थे, तो वो क्या थे, वो 2G फ़ोन थे। तो उस पे क्या थी कि इंटरनेट की सुविधा बहुत धीमी थी। उसमें और रिसर्च हुई और नई सुविधाओं के साथ नए जो उपकरण बनाए गए और उन नए उपकरण को मार्केट में उतारा गया, मतलब लोगों को उसकी सुविधा दी गई, नए फ़ोन उतारे गए। तो वो कौन सा फ़ोन कहलाए, वो 3G फ़ोन कहलाए। उसमें फ़ोन 3G सिम और 3G नेटवर्क, और जब उसके बाद उस पर और रिसर्च हुई और बेहतर हुए और इंटरनेट स्पीड बढ़ाएगी, तो फिर उसे कह दिया गया 4G, जो अभी ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं इस समय। और इससे आगे जो बहुत जगह पे ये चालू हो गई है और अभी बाकी है, उसे 5G कहते हैं मोबाइल फ़ोन। ये वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, ये आप अपने स्मार्टफोन में हॉटस्पॉट के रूप में भी यूज करते हो। आप कोई एक व्यक्ति अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट बनाता है, दूसरे लोग उसे कनेक्ट करके इंटरनेट सुविधा उपयोग करते हैं, तो उसे ही कहते हैं वाईफाई। ये वाईफाई, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में। शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी ICT इन एजुकेशन के क्षेत्र में। तो ये जो ICT है ये क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अभी आप पढ़ ही रह चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो ICT का मतलब है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और इसकी मदद से हम शिक्षा में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं, देखिए, स्कूल में कंप्यूटर और इंटरनेट से सुसज्जित कंप्यूटर लैब स्थापित कर सकते हैं। छात्र गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों की अपनी समझ को मजबूत करने के लिए विभिन्न शैक्षिक सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन संसाधनों और शैक्षिक वेबसाइटों, एजुकेशनल वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब का सेटअप कर दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी पढ़ाई से संबंधित जो सॉफ्टवेयर है उनकी सहायता से आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो और अच्छी हो जाती है और फास्ट हो जाती है।
और ऑनलाइन बहुत सारा इंटरनेट पे बहुत सी पढ़ने की बहुत सी सुविधाएँ हैं, तो उनका उपयोग करके आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की सुविधाएँ आपके स्कूल में दी जा रही हैं, तो वो किसके अंतर्गत? वो आईसीटी की वजह से दी जा पा रही हैं। डिजिटल सामग्री, डिजिटल कंटेंट। शिक्षक पाठ देने के लिए ई पुस्तक, इंटरैक्टिव वीडियो और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों जैसे डिजिटल सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यह सीखने को और अधिक आकर्षक बना सकता है, क्योंकि यह विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करता है और युवा शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है। तो इंटरनेट और उस पर क्या है कि ई बुक वगैरह जो उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करा जा सकता है पढ़ाई के लिए। इसके अलावा शैक्षिक ऐप्स, एजुकेशनल ऐप। ऐसे कई शैक्षणिक ऐप्स उपलब्ध हैं जो विभिन्न विषयों टॉपिक्स को कवर करते हैं। इन ऐप्स को छात्रों के टैबलेट या स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे कक्षा की सीमा से परे सीखने में मदद मिलती है। दूरस्थ शिक्षा। महामारी व प्राकृतिक आपदाओं जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामलों में आईसीटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को सक्षम कर सकता है, जिससे शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित हो सकती है। अभी देखिए, कोविड की जब परेशानी आई थी, तो बहुत से क्लासेस जो थे वो टीचर क्या कर रहे थे कि ऑनलाइन लेना शुरू कर दिए थे। बच्चे क्या करते थे कि टीचर एक जगह पे बैठ के अपना मोबाइल और कैमरा चालू कर लेते थे, और बच्चे कहीं पे भी अपने घरों में बैठ के दूर से ही इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें क्लास नहीं जा रहे थे, वहाँ से पढ़ाई कर ले रहे थे। तो कुल मिलाकर भारत की शिक्षा प्रणाली में आईसीटी का एकीकरण पारंपरिक कक्षा को एक गतिशील और इंटरेक्टिव शिक्षण वातावरण में बदल सकता है। हालांकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी तक पहुंच न्याय संगत हो और शिक्षकों को इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता मिले। देखिए, तकनीकी तो उपलब्ध है, लेकिन जो हमारे जो शिक्षक हैं, उन्हें इन तकनीकी का अगर अच्छे से उपयोग करना आता है, तो जो पढ़ाने के जो तरीके हैं और जो बच्चों को समझाने के जो तरीके हैं, वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छे हो सकते हैं इन तकनीकी का उपयोग करके। देख लेते हैं भारत में ये तकनीकी किस कब कब कैसे आई। आपको कुछ ये याद नहीं करना है, बस एक टाइम लाइन मतलब बताने के लिए कौन सी पहले हुई ये लिख दी गई है यहाँ पर। तो करीब 1990 के दशक में क्या हुआ था, स्कूलों में कंप्यूटर का परिचय, स्कूलों में कंप्यूटर आ गए थे, और क्या कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गए थे। लगभग 2000 दशक की शुरुआत में इंटरनेट की सुविधा भी स्कूलों में दी गई थी और ई लर्निंग चालू हो गई थी, और उसी के बाद डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड भी आने शुरू हो गए। 2000 दशक के अंत में सरकारी पहल, भारत सरकार ने कई आईसीटी संचालित पहल शुरू की, जैसे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, एनएमईटी आईसीटी, और स्कूलों में आईसीटी योजना। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देना और डिजिटल विभाजन को पाटना है। डिजिटल विभाजन को पाटना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत ही सक्षम घरों के जो बच्चे हैं, जिनके माँ बाप के पास अच्छा खासा पैसा है और अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ के बच्चों को तो कंप्यूटर की शिक्षा मिल रही है, बहुत अच्छे से मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा जान रहे हैं। लेकिन जो साधारण परिवारों से बच्चे आते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल या बहुत बेहतर स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिल रही। तो अभी क्या हो रहा है, ये अंतर हो गया कि एक को तो कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़्यादा है, एक को कंप्यूटर की बहुत कम जानकारी। तो इसी को क्या कहा जाता है? डिजिटल विभाजन कहा जाता है, मतलब दूरी हो गई, विभाजन, डिस्टेंस। ठीक है, किसी को डिजिटल से रिलेटेड चीज़ें बहुत आती हैं और किसी को बहुत कम आती हैं। और ये 2010 में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए, जैसे यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं। जैसे ये जो वीडियो है आप यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे, तो ये। और उसके बाद कोविड में जो महामारी आई, उस समय बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस और आईसीटी का बहुत ज़्यादा उपयोग एजुकेशन शिक्षा में बढ़ गया। तो अब देख लेते हैं आपकी पुस्तक में इसके बारे में क्या दिया गया है। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। ये यहाँ पे इन्होंने गलत रखा है, डिजिटल डिवाइस नहीं, ये होगा डिवाइड होगा, ये सा गलत है। डिजिटल डिवाइड जिसकी मैं बात कर रहा था कि कुछ बच्चों को तकनीकी के बारे में पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जो आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों में केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक। देखिए, ये जो शब्द आपके हैं ना, ये आपको खोज के बताने हैं इनके मीनिंग। क्या आप इनका मीनिंग समझते हैं?
बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने एवं उस शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका का नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट स्कूल मतलब वही होगा जहाँ पे ये बहुत टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड और इन सब इंटरनेट इन सब का उपयोग करते हुए यहाँ पे पढ़ाई की जा रही है। तो अभी आपके यहाँ पर 2 टॉपिक कवर हो गए हैं। ये दोनों टॉपिक आपके हो गए कवर, ठीक है। अब ये दोनों बचे हुए हैं, तो अभी देख लेते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। तो व्यापार और वाणिज्य में के क्षेत्र में क्या नया विकास हुआ है, तो पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि व्यापार का मतलब क्या है, वाणिज्य का मतलब क्या है। व्यापार का तात्पर्य लोगों, व्यवसाय तथा देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से। खरीद मतलब आप जानते हो खरीदना, बिक्री का मतलब बेचना, ठीक है। तो व्यापार मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये कुछ बेच रहे हैं और ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ठीक है। बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका व्यापार हो गया। देखिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, जैसे कोई अतिरिक्त खिलौना या किताब। यदि आप उन खिलौनों या किताबों को अपने मित्र के साथ अपनी इच्छित चीज़ के बदले, इच्छित का मतलब जो आपको पसंद हो, चीज़ के लिए बदलते हैं, जैसे कोई अलग खिलौना या नाश्ता, तो यह व्यापार का एक सरल रूप है। वास्तविक दुनिया में व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अब इसके 2 प्रकार अब इस व्यापार के 2 प्रकार होते हैं। घरेलू व्यापार यह तब होता है जब किसी देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री होती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी स्थानीय स्टोर से चॉकलेट बार खरीदते हैं तो वह घरेलू व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यह तब होता है जब देश एक दूसरे के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि ये हमारा देश है और हम कोई दूसरा देश है, उससे क्या कर रहे हैं, हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बहुत से जो तकनीकी का सामान है वो क्या आता है, विदेश से आता है हमारे देश में, और बहुत से खाने पीने की चीज़ें हैं हमारे देश से दूसरे देशों में जाती हैं। तो फिर व्यापार के बारे में जानेंगे, वाणिज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाणिज्य एक व्यापक शब्द है। व्यापक का यहाँ पे शब्द ये समझ लीजिए कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएं एक तरीके से, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने बेचने से संबंधित सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। देखिए, अभी व्यापार का मतलब हम क्या कर रहे थे कि खरीदने और बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन वाणिज्य में किसकी बात कर रहे हैं कि खरीदने बेचने से संबंधित और जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो भी शामिल हैं इसमें। इसमें न केवल उत्पाद का आदान प्रदान शामिल है, बल्कि वे प्रक्रियाएं, प्रणालियाँ भी शामिल हैं जो व्यापार को संभव बनाती हैं। तो व्यापार को संभव बनाने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा अभी आप समझ लीजिए कि अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से मार्केट में बताना कि हम, हाँ, हमारा जो सामान है वो इस क्वालिटी का ये है और बेचने के लिए उपलब्ध है। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट आप जानते हैं, आपके मोबाइल पे, फ़ोन पे भी आते रहते हैं ऐड, और टेलीविज़न पे भी आते रहते हैं ऐड, आप देखते ही प्रोडक्ट के ऐड। परिवहन, माल जो है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो परिवहन की आवश्यकता होती है। वित्त, वित्त का मतलब यहाँ पे फाइनेंस से मतलब है कि आपको कोई कोई भी वस्तु है उसका फैक्ट्री में निर्माण कराएंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो काम करने वाले लोग उन्हें पैसा देना होगा, जिस ज़मीन पे बन रहा होगा उसका किराया देना होगा या खरीदनी होगी। तो इन सब चीज़ों को भी जब ध्यान देते हैं तो ये सारी चीज़ें फिर किसके अंतर्गत आ जाती हैं, ये वाणिज्य के अंतर्गत आ जाती हैं सारी चीज़ें। मतलब व्यापार, जैसे अगर हम ये कहें कि व्यापार हो गया, इससे संबंधित, व्यापार से संबंधित और भी जितनी चीज़ें हो गई, तो इन सबको अगर हम मिला लें तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप वाणिज्य, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो गया आपका, ट्रेड एंड कॉमर्स। संक्षेप में, व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं को आदान प्रदान करने के बारे में है, जबकि वाणिज्य में भी सभी गतिविधियां शामिल हैं जो व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करती हैं। व्यापार और वाणिज्य दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए और लोगों को उनकी जरूरतें और चाहत की चीज़ें प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब आपकी पुस्तक में इस चैप्टर को देख लेते हैं जरा। देखिए, यहाँ पे आ गया ये व्यापार और वाणिज्य। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, वही खरीदना बेचना, और वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी एक और सरल डेफिनेशन देती है कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय।
आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरे का सामान लेकर किया जाता था। बाद में वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हंडी, बिल्स अथवा पत्र मुद्रा से हुई। मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता और सुविधा हो गई। मुद्रा के यहाँ मतलब आप समझ रहे हो क्या है? मुद्रा इस समय आप कौन सी मुद्रा यूज करते हो? इंडिया में कौन सी चलती है? आप रुपए यूज करते हो ना, नोट के रूप में। तो आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्या है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ये देखिए इस तरह का ये कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं। तो उनका उपयोग किया जाता है व्यापार करने के लिए। नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय ई कॉमर्स के रूप में संचालित होता है। ई कॉमर्स मतलब आप जो ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हो ना फ्लिपकार्ट, अमेजन से, तो वो ई कॉमर्स साइटें कहलाती हैं वो। ये इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों का साथ सहयोग भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित है एवं अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस समय जो बिजनेस था पहले किस तरह से सिर्फ मार्केट में आप जाके कोई चीज़ खरीद सकते थे, लेकिन अब तकनीकी इंटरनेट आने की वजह से आप क्या कर सकते हो? आप घर बैठे हुई चीज़ें खरीद सकते हो ई कॉमर्स साइट का उपयोग करके। तो आपको अंतर अब समझ में आने लगा होगा इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का अगर इंटरनेट यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर ना आई होती तो ई गवर्नेंस भी नहीं आता। पहले गवर्नेंस तो है, जो गवर्नमेंट है हमारे क्या करती है, हमारे लिए जो सुख सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध कराती है, सुख तो कम, सुविधाएं थोड़ी सी करा देती है। तो इन सारी सुविधाओं को क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसी चीज़ को ई गवर्नेंस कहेंगे। तो ई गवर्नेंस जिसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के रूप में जाना जाता है, सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए। पारदर्शी से मतलब समझते हो कि जहाँ पे बेईमानी ना हो, इस तरह की सुविधा बनाने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का एक तरीका है। मतलब ये जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, इन्हें क्या करना है? कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ये सुविधाएं दी जाएं आपको, तो क्या कहलाई जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस कहेंगे। इसका मतलब है कि सरकार नागरिकों के साथ कैसे बातचीत करती है, जैसे कैसे सेवाएं प्रदान करती है और उसे बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टूल का उपयोग करती है। पारंपरिक शासन में लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता है और काम पूरा करने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। ई गवर्नेंस का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर इसे बदलना है। इससे लोग कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने घरों से सेवाओं, सूचनाओं का आराम से पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आपने कोई बाइक खरीदी है अपने लिए या स्कूटी, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, तो के लिए आवेदन करना है। अगर आपकी उम्र नहीं है तो आपके भाई को तो करना, अगर आपके बड़े भाई हैं या जो पिताजी हैं जो भी हैं उन्हें करना चाहिए अगर नहीं किया अभी तक। तो अगर आवेदन करना है तो किसी सरकारी कार्यालय में जाने के बजाय आप एक आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। आप आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे आप क्या जाके जो टेस्ट लेते हैं वहाँ पे आप टेस्ट, जो ड्राइविंग के लिए जो टेस्ट कराया जाता है उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया को तेज़ और अधिक सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, अभी आप क्या करते थे? आप जाते थे वहाँ फॉर्म फिल करते थे, फिर अपॉइंटमेंट लेते थे, फिर जाके टेस्ट देते थे। ठीक है, अभी आप क्या करना, सारा काम घर से कर लीजिए, सीधे अपॉइंटमेंट लीजिए, एक दिन जाके टेस्ट दीजिए और बस आपका डीएल बन के तैयार हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल, वो आप कैसे भरते हो? पावर हाउस जाके वहाँ पे लाइन लगा के भरा जाता है या आप इसे ऑनलाइन भरते हैं, यानी उनकी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भरते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए इस बारे में, या अगर नहीं भरते हैं तो ये भी बता सकते हैं। ई गवर्नेंस पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि नागरिक सरकारी नीतियों, कानूनों और निर्णयों के बारे में आसानी से जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, नागरिक जो हम सब लोग हैं। सरकारी विभाग डेटा और रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित कर सकते हैं, जिससे लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा कि सरकार क्या कर रही है।
कुल मिलाकर ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बारे में है। वही बात फिर से, ठीक है। आपकी पुस्तक देख लेते हैं इसके ई गवर्नेंस के बारे में क्या दिया गया। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस, ई शासन कहलाता है। वही बात। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब वही कि यहाँ पे बेईमानी ना हो, सिंपल से आप समझ लो, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति के प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, नागरिकों, व्यापारियों, सरकारी संगठनों को भी नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन नेशनल ई गवर्नेंस के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CSC स्थापित किए गए। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में नए युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस लॉन्च किया गया। यह ऐप नागरिकों को सरकारी व निजी क्षेत्रों की सेवाओं की जानकारी एक स्थान पर प्रदान करता है। उमंग आप ट्राई करके देखिएगा ये ऐप। अभी हमने बचे हुए जो दोनों टॉपिक हैं इन्हें भी कवर कर लिया है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा और कृषि। और उसके आने वाले वीडियो में इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करा देंगे।